स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सृजन का पार्ट 6। जी हाँ दोस्तों, अध्याय 6 आज हम पढ़ेंगे और इससे पहले जो 5 अध्याय है उनके वीडियोज हम चैनल पर डाल चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आपने उनको देखा होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले के जो 5 अध्याय है उनका मुझे बहुत अच्छा आपका रेस्पॉन्स मिल रहा है, फीडबैक अच्छा मिल रहा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6। तो दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं, उससे पहले यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरे और आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 6 उषा कविता, कवि है शमशेर बहादुर सिंह। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म यानी कि जो कवि है शमशेर बहादुर सिंह, इनका जो परिचय है वो हम देखते हैं। कवि का जन्म हुआ सन 1911 ईस्वी, मृत्यु सन 1993 ईस्वी। देहरादून में जन्मे। स्क्रीन थोड़ी मैं बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह को मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में ही माँ का चिरवियोग सहना पड़ा, अर्थात इनकी माँ का निधन हो गया था 8-9 वर्ष की उम्र जब इनकी थी। 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, मगर मात्र 6 वर्ष साथ निभाकर पत्नी भी टीबी से चल बसी। जी हाँ दोस्तों, 18 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई, लेकिन 6 वर्ष बाद ही इनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया टीबी बीमारी के कारण। जीवन के अभावों ने उनके कवित्व को दुर्बल नहीं बनाया बल्कि और अधिक धारदार बनाया। बिंबधर्मी कवि के रूप में विख्यात शमशेर बहादुर सिंह की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, ये बिंबधर्मी कवि के रूप में विख्यात हैं, प्रसिद्ध है। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन में भाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं की यदि बात करें, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुकावी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी तथा काल तुझसे होड़ है मेरी, उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया है। प्रस्तुत कविता उषा। अब हम साथियों यहाँ पर बात करते हैं जो पाठ है उसके परिचय की। अभी तक हमने कवि परिचय पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत जो कविता है उषा, भोर के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र है। सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। भाषा, बिंब और लय तीनों का मणिकांचन संयोग इस कविता में मिलता है। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र नहीं बनकर के भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप का एहसास हम सबको कराता है। राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सिल, स्लेट या लाल खड़िया चाक, ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब हैं, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी है। तो ये था पाठ परिचय। अब साथियों हम बात करते हैं इसके प्रसंग की। यदि आपको प्रसंग लिखना हो तो आप इसका प्रसंग इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के उषा नामक या उषा शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। इस कविता में कवि ने उषा काल का बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, वर्णन किया है। तो इस तरीके से आप सरल भाषा में यहाँ पर प्रसंग लिख सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं कविता की, इसके भावार्थ की। देखिए भावार्थ की बात करें तो चलिए पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके शब्दार्थ भी हम देखेंगे। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है।
तो साथियों ये था जो कविता है उसका हमने वाचन किया और अब हम इसका जो शब्दार्थ है वो हम देखते हैं। देखिए प्रातः यानी प्रातःकाल या सुबह का जो समय है, नभ यानी आकाश, और यहाँ पर बात करें तो लीपा हुआ चौका। जी हाँ दोस्तों, लीपा हुआ चौका, चौका होता है कि जो घर के चौक में रसोई बनाने का एक स्थान होता है, तो लीपा हुआ वो स्थान। काली सिल, सिल होती है दोस्तों, सिलबट्टा जो होता है मसाले पीसने का एक पत्थर होता है सिलबट्टा, वो यहाँ इसका अर्थ है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं आगे। लाल खड़िया चाक, खड़िया चाक का मतलब है सफ़ेद जो चाक होती है सफ़ेद रंग की, उसका यहाँ पर अर्थ है। मल दी, किसी ने मल का मतलब उस पर मल दी हो या मसल दी हो। चलिए इसका भावार्थ करते हैं। कवि कहते हैं कि जो प्रातःकाल का आकाश है, नभ है, वह बहुत ही गहरे नीले रंग के शंख के समान दिखाई दे रहा है। अर्थात जिस प्रकार शंख जो है वह नीला, निर्मल और स्वच्छ होता है, बड़ा ही सुंदर होता है, ठीक उसी तरह प्रातःकाल का जो आकाश है वह भी बहुत ही गहरा नीला शंख के समान निर्मल और स्वच्छ दिखाई दे रहा है। इसके कुछ क्षणों बाद भोर का नभ, यानी कि कुछ ही क्षणों बाद जैसे ही जो आकाश में भोर होती है, उस समय आसमान में जो सूर्य की लालिमा है वो थोड़ी थोड़ी सी हमें दिखाई देती है और साथ ही वातावरण में एक नमी भी हमें दिखाई देती है। तो उस समय का आकाश कवि को ऐसा दिखाई दे रहा है मानो किसी ने जो चौका है, अर्थात जो रसोई बनाने का स्थान होता है घर में, वह चौका किसी ने राख से लीप दिया है और अभी अभी लीपने के कारण वह गीला पड़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जो भोर का नभ है उस समय जो थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा छाया रहता है और साथ ही जो लालिमा है सूर्य की वो भी थोड़ी थोड़ी सी उस समय दिखाई देती है। तो अंधेरा और अंधेरा के साथ ही कुछ कुछ लालिमा दिखाई देती है और उस समय जो नमी भरा वातावरण होता है, इस कारण आसमान उस समय का ऐसा दिखाई देता है मानो किसी ने राख से चौके को लीप दिया हो और अभी अभी लीपने के कारण वह कुछ गीला पड़ा हो। आगे बढ़ते हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गए हो। इसके कुछ क्षणों बाद फिर से आकाश में एक परिवर्तन होता है और वह जो अंधेरा होता है उस अंधेरे पर जो सूर्य की लालिमा है वो और अधिक बढ़ जाती है। तो इस समय जो आकाश है वह ऐसा दिखाई देता है मानो किसी ने काले रंग के सिलबट्टे को लाल केसर से धो दिया है। जो काला रंग का सिलबट्टा है उस पर लाल केसर गिर गए हैं या उससे किसी ने उस सिलबट्टे को धो दिया है, या फिर जो स्लेट है, काले रंग की जो स्लेट है उस पर किसी ने लाल रंग की जो चाक है वो किसी ने उस पर मल दी हो, रगड़ दी हो। ऐसा उस समय का आसमान दिखाई देता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, कवि कहना चाह रहे हैं कि जो प्रातः का जो समय होता है, भोर जब होती है तो अंधेरे से आवृत जो आकाश है वह काली सिलबट्टे और स्लेट के समान दिखाई देता है और उस पर जो सूर्य की लालिमा गिरती है वह गिरती हुई लालिमा ऐसे लगती है मानो किसी ने केसर से उस सिलबट्टे को धो दिया हो, या फिर लाल जो खड़िया चाक है वो किसी ने उस काली स्लेट पर मल दी हो, रगड़ दी हो। ऐसा बहुत ही आकर्षक और सुंदर जो दृश्य है वो उस समय कवि को दिखाई देता है। तो यहाँ पर कवि ने बहुत ही अनूठे और जो घरेलू उपमान है उनका प्रयोग करके प्रातःकाल का बहुत ही सुंदर और आकर्षक वर्णन किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नीले जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। कवि कहते हैं कि नीले आकाश में, यानी कि प्रातःकाल का जो आकाश है उसका रंग है नीला, तो नीले वर्ण के आकाश में सूर्य की चमकती हुई जो श्वेत आभा है, शोभा है, वह ऐसे दिखाई देती है मानो नीले जल में किसी सुंदर स्त्री की गोरी देह झिलमिला रही हो, धीरे धीरे हिल रही हो। अर्थात प्रातःकालीन जो दृश्य होता है, प्रातःकालीन का जो समय होता है, उस समय वातावरण में एक नमी होती है और साथ ही धीरे धीरे हवा बहती रहती है, चलती रहती है। इस कारण जो सूर्य की जो किरणें हैं वो हमें हिलती हुई दिखाई देती है और साथ ही सूर्य का जो श्वेत बिंब है वो भी हमें हिलता डुलता दिखाई देता है। इस कारण कवि यहाँ पर
प्रातःकालीन आकाश में जो सूर्य दिखाई दे रहा है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो नीले ऐसा लग रहा है कि मानो नीले जल में किसी सुंदर स्त्री की जो गोरी देह है, शरीर है, वह झिलमिला रही है और धीरे धीरे हिल रही है। और इसी के बाद जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और उसके कुछ क्षणों बाद ही जब सूर्य उदित होता है अर्थात सूर्योदय होता है, सूर्य पूरी तरह से उदय हो चुका होता है, तब उषा का वह जो जादू जो अब तक हमें दिखाई दे रहा था, हमें प्रभावित कर रहा था, बहुत ही सुंदर और प्रभावित करने वाला उषा का वह जो जादू है वह सूर्योदय के साथ साथ ही अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अर्थात वह जादू है, अर्थात वह जो चमत्कार है, वह जो सुंदरता है प्राकृतिक परिवेश की, वह धीरे धीरे अब समाप्त हो रही है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से बहुत ही अच्छी कविता है और इसमें जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह जी, उन्होंने बहुत ही अनूठे और नए नए उपायों का प्रयोग करके जो प्रातःकाल जो उषाकालीन जो सूर्य है, जो वातावरण है, उसका बड़ा ही मनमोहक और एक अलग तरीके से चित्रण यहाँ पर किया है। और यहाँ पर जो अंतिम पंक्तियाँ हमने पढ़ी, जैसे नीले जल में या किसी की गोर देह झिलमिल हिल रही हो, तो यहाँ पर इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पाठ था आप सभी के लिए और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।